हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पीटी 365 में इकोनॉमिक्स वाली मैगजीन में आपको पढ़ा रहा हूँ और अब मात्र 2-3 यूनिट ही बचे हुए हैं, 2-3 सेक्शंस बचे हुए हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं आपको इंडेक्स दिखा दूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है और अभी हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों, हम लोगों ने पहला यूनिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा फिस्कल पॉलिसी, तीसरा लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, चौथा बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट, पांचवा वाला यूनिट, ये सारे यूनिट खत्म कर लिए हैं। और नीचे के जो है माइनिंग इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड एनर्जी भी खत्म हो चुका है। और इसमें का जो बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है 12वां वाला यूनिट, इसमें का मैंने आपको जो है जन विश्वास यानी कि 1 से लेकर के 3 आर्टिकल पढ़ा दिए हैं। हमें चौथे वाले आर्टिकल से और 7वें तक पढ़ाना है और ओनली एग्रीकल्चर और इसके बाद जो है एक्सटर्नल सेक्टर, दो ही यही यूनिट है, ठीक है, बचा हुआ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हम लोग पूरा पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि जो भी सारे मुद्दे न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है, वो उससे संबंधित क्या चीज़ें हैं और उसके बेसिक को समझते हुए हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। करंट अफेयर को कोरिलेट करते हुए प्रीलिम्स में कैसे सवाल बन सकते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। शुरू करते हैं अपने कंटेंट की तरफ। ये आपका टॉपिक है एग्रीकल्चर, जिसमें पहला यूनिट है आपका दिया हुआ है कि भारत में उर्वरक क्षेत्रक यानी कि फर्टिलाइजर सेक्टर जो है भारत में, उसके बारे में ये न्यूज़ में है, तो इसलिए ये जो आया हुआ है। तो ये जो कंपाइलेशन है वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का है। तो अप्रैल से दिसंबर के बीच में जो भी न्यूज़ में रहेंगे इकोनॉमिक्स में, जो एग्रीकल्चर संबंधी डेटा रहेंगे वो इसमें समाहित रहेंगे, ठीक है। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, ठीक है, आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने किसानों के लिए नवीन योजनाओं की एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी थी। मतलब कुछ नई योजनाएं थी, उसके लिए एक विशेश पैकेज था, उसको मंजूरी दे दी है। किसने दी है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दी है। इस टोटल पैकेज है, इस पे टोटल जो आउटले, इसमें कुल व्यय कितना है? 3.70 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 3.70 लाख करोड़ रुपए। ये आप थोड़ा सा पैसे को भी ध्यान देना, ठीक है। तो कौन कौन सी योजनाओं पे जो प्रमुख विशेष पैकेज दी गई है, तो ये सारी योजनाएं हैं और इस पे जो है सरकार ने विशेष पैकेज को मंजूरी दी है, जिसका टोटल जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो 3.70 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो कुछ योजनाएं जो हैं वो हम लोग जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो योजनाएं रहेंगी तो उसको समझते हैं। जैसे पीएम प्रणाम सरकार ने जो है इसको 2023-24 के बजट में घोषित किया था। इसका सीधे जो उद्देश्य यही है कि जो वैकल्पिक अल्टरनेटिव जो फर्टिलाइजर्स हैं और रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उसका संतुलन उपयोग बढ़ावा दिया जाए, और इसलिए केंद्र और राज्यों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। और इसी के लिए जो है पीएम प्रणाम योजना जो है शुरू की गई थी। पीएम प्रणाम ध्यान देना, 2023-24 के बजट में थी। इसका उद्देश्य था अल्टरनेटिव जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इसका जो है बैलेंस उपयोग हो, बैलेंस यूज हो, ठीक है। और इसी के लिए जो है राज्यों और केंद्रों को प्रोत्साहित करना है। दूसरी वाली योजना है गोबर धन योजना। आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गोबर धन योजना। तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला था, शहरी वाला नहीं, ग्रामीण वाला, इसी के तहत 2018 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि जो गांव की स्वच्छता है उस पर जो है हम सकारात्मक प्रभाव डालें, और जो मवेशी से गोबर निकलता है, अपशिष्ट होता है, उत्पन्न होता है, जैविक अपशिष्ट जो होते हैं, उससे हमें धन भी कमाना है और ऊर्जा भी लेना है। इसी तरह से आप जानते होंगे कि गोबर धन योजना के तहत जैसे इसी तरह से एक जो छत्तीसगढ़ में सरकार थी, तो वहाँ भी जो है सरकार ने गोबर खरीदती थी, बट 2 रुपये शायद किलो ऐसे हिसाब से उसने खरीदा था। इससे क्या होता था? इससे फर्टिलाइजर्स भी बनते थे, गोबर गैस भी बनती थी, अनेक प्रकार के जो है बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते थे, मैन्योर बनते थे। तो इसका इसलिए जो है इस्तेमाल हुआ था। तो ये जो गोबर धन योजना है उसमें संयंत्रों से प्राप्त जैविक उर्वरक के लिए, उसके लिए हमें बाजार विकास सहायता के लिए स्वीकृत किए गए, ठीक है। अब आता है तीसरा वाला जो आपका योजना है सल्फर लेपित यूरिया, यानी यूरिया गोल्ड की शुरुआत की गई है। एक आपने सुना होगा नीम लेपित यूरिया, अभी वर्तमान में जो है नीम लेपित यूरिया है, ठीक, चलती थी तो यूरिया चलती थी, फिर सरकार ने जो है नीम लेपित यूरिया शुरू की। अब नीम लेपित यूरिया का था, जो यूरिया होता था उसके यूरिया के ऊपर जो है नीम का तेल का लेप होता था। एक होता है ना नीम तेल का लेप, नीम का तेल का लेप होता था। उससे होता क्या था कि जो यूरिया है ना, उसके गलने की जो अवधि है, जो यूरिया मान लीजिए आपने छीट दिया अपने खेत में उर्वरक के रूप में, ठीक है, अब उस तुरंत गल जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो हमें बेनिफिशियरी जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मिल नहीं पाएंगे, तुरंत गलेगा। तो जो नीम लेपित यूरिया होती थी उसका गलने की जो रेट है वो स्लो हो जाता था, बिल्कुल स्लो हो जाता था। तो इससे क्या होता था कि एकदम धीरे धीरे जो है आराम से जो फसलों में नाइट्रोजन होता था वो ज़्यादा मात्रा में मिलता था। क्या चीज़? नाइट्रोजन, ठीक है, N2।
तो ये आपको ध्यान देना है, नीम लेपित यूरिया। तो सरकार ने क्या किया कि जो सल्फर अभी ये नीम लेपित यूरिया तो चल ही रहा था, तो सरकार ने जो है मृदा में जो सल्फर होता है ना, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए और इनपुट लागत को कम करने के लिए, जो किसान होते हैं खाद वगैरह में काफ़ी अधिक जो है ये इन्वेस्टमेंट लगता है, मतलब जो आप कभी खेती करेंगे तो खाद में, जुताई में, और जो तमाम चीज़ें जो होती हैं, जो प्रोसेसिंग होता है, इनपुट लागत होता है, वो उसी को कम करने के लिए, और उसमें काफ़ी पैसा लगता है भी है, ठीक। तो आपके पास अगर पैसा ना हो तो आप खेती भी ना कर पाओ, तो इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए पहली बार जो है सल्फर लेपित यूरिया यानी यूरिया गोल्ड की शुरुआत की गई। सल्फर लेपित यूरिया यानी नीम लेपित यूरिया की जगह जो है ये यूरिया गोल्ड यानी कि सल्फर, इसमें सल्फर लेपित क्या होगा, किस लिए, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। अब इसमें सल्फर जब लेपे रहेंगे तो फिर सल्फर जो कमी होगा जो मृदा में वो दूर हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे जैसे यूरिया गलेगा सल्फर की मात्रा भी जो है वो पौधों को मिलती रहेगी, ठीक। तो ये क्या है, नीम लेपित यूरिया के मुकाबले में काफ़ी किफ़ायती भी है और वहनी भी है, दक्ष भी है, ठीक। अब सरकार ने यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया, 2 वर्षों के लिए। केंद्रीय सेक्टर की ये योजना है, ध्यान देना है, सेंट्रल सेक्टर की यूरिया सब्सिडी योजना 2025 तक बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य यही है कि 2025-26 तक हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जो यूरिया है उसका स्वदेशी उत्पादन हमें मैक्सिमम कर लेना है, ठीक है, मैक्सिमम कर लेना है, ये बात है। तो भारत का, अब आप उर्वरक सेक्टर को देखो तो इसमें से सवाल कहाँ पर प्रीलिम्स में बन सकते हैं, तो ये समझो कि भारत में जो अभी ये मैं आपको थोड़ा सा एकदम बेसिक चीज़ बता दूँ, यूपीएससी ने पूछा हुआ है कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, पीवाईक्यू में कोर इंडस्ट्रीज़, कोर सेक्टर के बारे में पूछा हुआ, कोर सेक्टर, इंडस्ट्री नहीं, कोर सेक्टर के बारे में। 8 कोर सेक्टर कौन से हैं, तो आपको जानना चाहिए कि जो भारत का जो उर्वरक उद्योग है यानी जो फर्टिलाइजर वाला उद्योग है वो क्या है कि जो कोर सेक्टर है ना भारत का, उसमें से एक है, ठीक। जैसे कोर सेक्टर में और कौन से हैं, सीमेंट है, ठीक, कोयला है, कच्चा तेल है यानी कि क्रूड ऑयल, फिर बिजली है, फिर आपका जो है उर्वरक है, गैस है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस है, अच्छा, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, और स्टील है। तो आप ये जानते होंगे कि ये 8 जो है कोर उद्योग है, और इसमें जो कुल जो उर्वरक खपत है उसमें यूरिया कितनी है, 2/3, यूरिया 2/3 जो होता है उसमें अधिक होता है। अच्छा, भारत में जो पोटास होता है उसकी आवश्यकता को आयात के जरिए, यानी हमारे यहाँ पोटास नहीं होता है, ठीक, पोटास जो होता है वो नहीं होता है। तो अभी आप यहाँ पे चीज़ समझो कि जो उर्वरक होता है ना, कोई भी फर्टिलाइजर होता है उसको 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है प्राइमरी, द्वितीयक और सूक्ष्म, ठीक है, 3 भाग में। सूक्ष्म मतलब कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो प्राइमरी में होता क्या है कि जब प्राइमरी उर्वरकों को होता है कि पुनः मृदा को आपूर्ति किए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पे वर्गीकृत करते हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हो, यूरिया वाला, फास्फोटिक उर्वरक हो, डीएपी जो लगाते हैं हम लोग, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट, फिर पोटास होता है यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोट और पोटास, ठीक है। तो ये जो है आपका इसमें आता है प्राइमरी उर्वरक। द्वितीय उर्वरक में क्या होता है, कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, सल्फर आएगा। द्वितीय वाले में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आएगा। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो सूक्ष्म जो आपके तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उसकी आवश्यकता पौधों को बहुत होती है, क्योंकि सूक्ष्म जो तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक जो ग्रोथ होता है ना पौधों का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आयरन हो गया, जिंक हो गया, बोरान हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। भारत का जो उर्वरक सेक्टर है, आप जानते हैं कि ये डेटा को भी ध्यान देना है कि चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक देश कौन, उपभोक्ता देश कौन है, भारत है। तीसरा बड़ा उत्पादक भी है और बड़े आयातक में से एक है जो उर्वरक सामग्री आयात होती है। तो अभी यहाँ पे एक आता होगा फास्फोरस, ठीक है, यहाँ फास्फोरस की बात हो रही है, ठीक। जैसे आपने इसमें देखा होगा कि फास्फेटिक उर्वरक जो होता है यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, उसी में आ रहा है कि फास्फोरस। सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि जो ये रिसर्च और जो सर्वे हुए बताते हैं कि भारत को फास्फोरस प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत को जो है फास्फोरस को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्यों, अब उसके बारे में समझेंगे। तो फास्फोरस क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट, ठीक है, प्लांट्स को क्या करती है, सेल डिवीजन में प्रमोट करती है। सेल डिवीजन यानी कि जब कोशिका विभाजन होगा तभी क्या होगा, ग्रोथ होगा।
जब ग्रोथ होगा तो उसमें क्या होंगे, फूल और फल लगेंगे, फूल और फल लगेंगे, फिर वहीं से जो है हमें अन्न की प्राप्ति होगी। और जब अधिक ग्रोथ होगा, अधिक फूल और फल लगेंगे तो अधिक हमें अन्न मिलेगा, अधिक अन्न मिलेगा तो हमारा न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन होगा, हमें पोषण तत्व मिलेंगे, पोषण तत्व मिलेंगे तो जो है ये हमारा जो है डेवलपमेंट, मानव का जो जो उस पर निर्भर व्यक्ति है उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये तमाम जो चक्र होता है ना, ये चलता रहता है, ठीक। तो पोटास जो होता है ना, पोटास बोलना सॉरी, फास्फोरस जो होता है वो सेल डिवीजन, ग्रोथ ऑफ रूट डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे रूट डेवलपमेंट करेगा जितना, उतना अधिक जो है पानी जो है, जो जल की आवश्यकता होती है वो जल के माध्यम से, रूट के माध्यम से होता है, तो जल की आवश्यकता की उतनी पूर्ति होने लगती है, ठीक है। भारत में जो आप देखो तथ्य समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत जो है विश्व में फास्फोरस का सबसे बड़ा आयातक है, विश्व का सबसे बड़ा आयातक कौन है, भारत है। और अधिकतर हिस्सा कहाँ मिलता है हमें, जो पश्चिम अफ्रीका है उसका कैडमियम के भरे भंडार से आता है, जो कैडमियम के भरे भंडार होंगे वहाँ से हमारा क्या आता है, फास्फोरस आता है, आपको ध्यान देना है। और आपको अगर मंथली मैगजीन अगर आप पढ़े होंगे, मैंने आपको पढ़ाया था जब इजराइल और जो हमास के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो मैं आपको बताया था ना कि इजराइल की जो बंदरगाह हैं, जैसे हाइफा हो गया और अनेक 2-3 और बंदरगाह, मेरे नाम तो नहीं याद आ रहा है, और आप क्लासेस देखेंगे तो मुझे वो आपको रिकॉल हो जाएगा। उस बंदरगाह से क्या जो आता था हमें सबसे अधिक तौर पे पूरे विश्व में पोटास और जो अन्य जो क्या बोलते हैं आपका ये पोटास उद्योग था और फास्फेट उद्योग था, फास्फेट वाला, यानी इतने सारे जो भी आप फर्टिलाइजर्स आते हैं हमारे यहाँ या फिर पूरे विश्व में, उसका टोटल 7% जो है फास्फेट और पोटास की आपूर्ति करता जो था वो कौन था, इजराइल के बंदरगाह, ठीक। तो क्यों है ये, क्योंकि उधर जो है उत्पादन अधिक होता है, पश्चिमी अफ्रीकी तट पे जो होते हैं, फिर वहाँ से जो है इजराइल के आसपास का और पश्चिमी अफ्रीकी तट का जितने सारे होते थे उसी के माध्यम से फिर वही रेड सी होते हुए अब आप जो है यहाँ पे सप्लाई होते थे। तो उधर क्या है, उधर कॉन्फ्लिक्ट भी अधिक बढ़ी है, तो वहाँ से सप्लाई चेन में भी बाधा आई है। तो पहला तो बात यहाँ हो गया कि सप्लाई चेन में बाधा आई है। और आप जानते होंगे कि जो भारत है फास्फोरस का, पोटास का, सब क्या है, इसका जो है आयातक देश है। आप यहाँ पे ऊपर आपने पढ़ा होगा कि जैसे आप यहाँ पे देखो कि भारत जो है वो पोटास की आवश्यकता को आयात के जरिए पूरा करता है, आपने देखा ना यहाँ पे। तो इजराइल में जब से वॉर शुरू हुआ वहाँ से, तो पूरे बंदरगाह की जो आवाजाही है, और हूती विद्रोही थे यमन वाले, उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया, तो पूरा जो है वो सप्लाई चेन है ना वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये समस्या हुई। दूसरी समस्या क्या हुई कि जो फास्फेट था, जो फास्फोरस था, वो सारी जो चीज़ें थी उसको भी प्राप्त करने में हमें जो है समस्या आनी शुरू हो गई, ठीक। तो इससे आप समझो कि जो पश्चिमी अफ्रीका का जो कैडमियम जो है वो भरा भंडार है, उस वहाँ से आपका फास्फोरस आता है, और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा आयातक है। जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उसको आप अगर अपने ज्योग्राफी से और अपने बेसिक चीज़ों से जोड़ के देखोगे तो बहुत सी चीज़ें मिल के आएंगी। तो आपको ये रिपोर्ट किस बारे में बता रही है कि भारत को इसे प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, ठीक, कठिनाई हो रही है। पर यहाँ पे विजनएस ने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, जैसे कि क्यों कठिनाई हो रही है, हालांकि वो मेंस का चीज़ है, इसमें है भी नहीं, ठीक भी है, कोई बात नहीं। भारत में फॉस्फेट की जो चट्टानें हैं मुख्य रूप से केवल 2 राज्य में, राजस्थान और एमपी में पाई जाती हैं। कुछ जो निक्षेप होते हैं वो प्रायद्वीपीय भाग में भी हैं, जैसे ललितपुर में, यूपी स्पेशल में आपको ध्यान देना कि फास्फोरस जो है वो ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। तो ललितपुर में जो फास्फोरस पाया जाता है वो आपको एकदम नोट कर लेना, यूपी स्पेशल है, यूपी पीसीएस के लिए ये रामबाड़ हो जाएगा, ठीक है। मसूरी जो सैलाइन है वहाँ पे, और कडप्पा बेसिन जो है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे फास्फोरस जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो फास्फोरस को लेकर चिंताएं क्या हैं कि ये कैडमियम के साथ मौजूद होता है। ये कैडमियम एक जो है हैवी मेटल होता है, और इससे जो हम सेपरेट करना क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी जो है महंगी प्रक्रिया होती है, कैडमियम से फास्फोरस को अलग करना, उसके साथ ही पाया जाता है। और आप जानते ही होंगे कि चीन, अल्जीरिया जैसे कुछ देश के, और मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मोरक्को में बहुत अधिक जो है फास्फोरस पाया जाता है। मेरा एक फ्रेंड है मोरक्को में, अभी वहाँ जॉब कर रहा है, तो वहाँ वो बताता था कि जो अधिकतर लोग हैं जो आउटर कोस्टल एरियाज़ के, सब लोग जो है फास्फोरस के जो है एक्सपोर्ट में ही जो है वो एक्सपोर्ट करने में ही अपना बिजनेस जो है वो काफ़ी बनाए हुए हैं। तो बेहद, और वो लोग काफ़ी इतने रिच है कि क्या सऊदी के जो शेख लोग रिच होंगे उससे अधिक रिच है, वो कहने की बात है बस।
तो फास्फोरस के जो हानिकारक प्रभाव क्या है कि फास्फोरस जो है कृषि के जो है अपवाह में और सीवेज के माध्यम से क्या होता है, मतलब जो अपवाह तंत्र होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने सिंचाई किया और आपने जो है फास्फोरस जो है आपने खेत में डाला हुआ है, सिंचाई हुआ और वो पानी जो है रिस करके या फिर जो सीवेज के माध्यम से अगर वो जो वाटर सोर्सेस में पहुंच जाएगा तो वहाँ शैवालों की वृद्धि होने लगती है, जो विषाक्त शैवाल होते हैं, ठीक है, विषैले होते हैं। अक्सर क्या होता है, कैडमियम युक्त जो उर्वरक होते हैं उसको मिट्टी में डालते हैं, इससे फसल अवशोषित कर लेती है, मनुष्य उपभोग करेगा, शरीर में जिसका बायो जो है एक्युमुलेशन होने लगेगा और हृदय में रोग में वृद्धि होने लगती है, ठीक है, जैव संचयन होने लगता है। ये सारी बातें यहाँ पे हैं। अब फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए प्रिसीजन कृषि होना चाहिए, कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण बनाए और शहरी सीवेज से जो है इसको फास्फोरस को प्राप्त करें, ये बातें यहाँ पे कही गई है। माइनर, दूसरा वाला आर्टिकल आता है हम लोग का माइनर इरिगेशन। हाल ही में क्या हुआ, जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं पे छठी गणना रिपोर्ट जारी कर दी। अब छठी, ये जो लघु सिंचाई योजनाएं हैं उस पर पहली गणना रिपोर्ट 1986-87 में की गई थी। इस गणना का जो रिपोर्ट नंबर है वो 1993 में प्रकाशित किया गया था। तो अब जो आप समझो कि अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जो लघु सिंचाई के लिए छोटी छोटी जो सिंचाई के लिए योजनाएं हैं उस पर एक रिपोर्ट, उसकी गणना की है, उस पर रिपोर्ट जारी की है। तो उसको जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यहाँ से सवाल बने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, यूपी पीसीएस से लेकर के बीपीएससी से लेकर के यूपीएससी ने भी इस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल इसी से घुमा फिरा के स्टेटमेंट और फैक्चुअल जरूर दोनों पूछे हैं। तो भारत में अगर आप सिंचाई परियोजनाओं को देखो तो 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है, 3 भाग में बांट लेते हैं, प्रमुख होगा, मध्यम होगा, लघु होगा। तो प्रमुख मतलब कि 10,000 हेक्टेयर से जो अधिक जो है ये कल्टिवेटेड कमांड एरिया जो होगा, ठीक, कल्टिवेटेड कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से अधिक होगा। यानी कि कल्टिवेटेड कमांड एरिया सीसीए क्या होता है कि सिंचाई योजना के तहत जो भी वह, मतलब समझ लो कि फिजिकली रूप से खेती के लिए उपयुक्त भूमि हो, खेती के लिए उपयुक्त भूमि जो अवेलेबल हो, जो भूमि खेती के लिए अवेलेबल हो और वो सिंचित हो, उसको बोलते हैं कल्टिवेटेड कमांड एरिया। तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक होगा तो वो क्या होगा, प्रमुख होगा। 2,000 से 10,000 के बीच में होगा तो मध्यम होगा और 2,000 हेक्टेयर से कम की जो परियोजनाएं होंगी वो लघु परियोजनाएं होती हैं, लघु सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, ठीक है। तो स्रोत कहाँ से होता है, तो सतही और भूजल दोनों प्रकार के स्रोत इसमें लघु सिंचाई में शामिल करते हैं। और जो मध्यम होगा और प्रमुख होगा, मैंने इसमें क्या होगा, इसमें लघु सिंचाई परियोजनाओं में भूजल का भी उपयोग होगा, लेकिन जो मध्यम होगा और जो प्रमुख होगा इसमें केवल जो है अधिकतर सतही जल होगा, भूजल का इस्तेमाल कम होता ही नहीं है अधिकतर, ठीक। तो जो लघु सिंचाई जो क्षेत्रक होता है, इसके सब योजनाएं जो होती हैं वो राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित होती हैं। ये बात को आपको ध्यान देना, जो चीज़ें राज्य द्वारा कार्यान्वित होती हैं उस पर यूपीएससी का बड़ा फोकस रहता है। अभी पिछले साल जेल को पूछा था, ठीक है, जेल जो है राज्य सूची का विषय, राज्य उसको कार्यान्वित करता है, राज्य के कानून। तो इसी तरह से जो राज्य कार्यान्वित करता है उस पर यूपीएससी का फोकस रहता है। तो लघु सेक्टर की जो योजनाएं होती हैं वो राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित होती हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त जो राज्यों की होती हैं स्वयं की खुद की उनकी विशिष्ट योजनाएं होंगी, लघु सिंचाई योजनाएं वो होती ही हैं। तो अभी आप यहाँ समझना, एक था लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण। इसकी शुरुआत हुई थी 1987-88 में। केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यानी स्पॉन्सर्ड मतलब इसमें कुछ राज्यों की हिस्सेदारी होगी, यानी सेंट्रल सेक्टर नहीं पूछा है, ये ध्यान देना। एक सेकेंड आपको बता दूं, देखो कोई अगर योजना लिखा है प्रायोजित योजना तो वो बोलता है स्पॉन्सर्ड, मतलब केंद्र उसको स्पॉन्सर्ड करेगा, उसमें से कुछ हिस्सा केंद्र, मान लीजिए कि 60% केंद्र दे दिया, 40 जो है राज्य देगा। एक होगा सेंट्रल सेक्टर, केंद्रीय क्षेत्रक गया, इस प्रायोजित की जगह क्षेत्रक लिखा होता तो सीधे होता वो क्या कि एकदम सीधे सीधे सारा फंडिंग केंद्र करेगा, ठीक। लेकिन ये क्या है, स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, यह योजना बाद में केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो है जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास का हिस्सा बन गई और इसको मिला दिया गया। इसका उद्देश्य यही था कि हमें जो है लघु सिंचाई योजनाओं के लिए व्यापक और एक डेटाबेस बनाया जाए, जो रिलेवेंट हो डेटाबेस। इसके बस यही था, आपको ध्यान देना है। तो रिपोर्ट में जो बिंदु आए हैं पहले उसको हम लोग जानते हैं कि जल निकायों की पहली गणना हुई है और लघु सिंचाई योजनाओं के सहयोग से किया गया है। और इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या है कि जल निकायों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस हो। तो अभी आप भारत में डेटा आया है जो वो आया है 23.14 मिलियन जो है आपका लघु सिंचाई की परियोजनाएं हैं, जिसमें से 94% जो है वो क्या है, भूजल आधारित है और केवल 5.2% जो है वो सतही जल वाली है, सतही जल वाली, ठीक।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें मतलब आपको ध्यान ये देना है कि 94 वाला जो है वो भूजल, यानी कि हमारा जो लघु सिंचाई परियोजनाएं है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एवरी जो सिंचाई है वो क्या है, भूजल पे है। केवल 5%, बहुत कम डेटा है जो सतही जल पे होगी। और यूपी में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं। तो सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं कहाँ पे हैं? यूपी, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर इसके बाद एमपी और फिर इसके बाद तमिलनाडु। ये इस क्रम को याद रखना, इस क्रम को, महाराष्ट्र एमएच, ठीक है, इस क्रम को याद रखना। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है, ये क्रम पूछे गए हैं, पीवाई को उठाकर देखिए आप। और जो लघु सिंचाई परियोजनाएं होती हैं इसमें आप समझो कि जो इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? मिडिल वाले जो इरिगेशन होते हैं मध्यम वाली में, उसमें मध्यम वाली में सबसे अधिक हिस्सेदारी कुओं की होती है। इसके बाद सबसे कम गहरे जो ट्यूबवेल होंगे, फिर गहरे ऐसे ऐसे करके हैं, ठीक। तो ये बात है। और 97% जो सिंचाई योजनाएं हैं वो क्या है, वो उपयोग में है। और इसमें आपको ध्यान देना है कि निजी स्वामित्व के सबसे अधिक हैं। और इसमें महिलाओं का जो है, अगर व्यक्तिगत स्वामित्व देखा जाए तो सिर्फ 100 में से 18% जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, सिंचाई योजनाएं होंगी, वो महिलाएं ऑन करती हैं, पुरुष अधिक ऑन करते हैं। अब आता है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। 2023 में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL की स्थापना की गई। तो इसको मैंने पढ़ाया हुआ है मंथली मैगजीन में। इसका मकसद था कि देश के प्रत्येक किसान को प्रमाणिक तौर पे और वैज्ञानिक रूप से तैयार बीज होगा उसको उपलब्ध कराया जाए। और इसका स्थापना जो है वो मल्टी जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके तहत किया गया। माने जो मल्टी स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जो है उनका प्रभाव हो और वो ऑपरेट करते हो, वो सोसाइटी जो होते हैं मल्टी स्टेट्स जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। तो उसी के तहत जो है भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड की स्थापना की गई है, किसानों को प्रमाणिक तौर पे और वैज्ञानिक रूप से तैयार बीज को उपलब्ध कराया जाए, ये बात यहाँ पे की गई है। इससे क्या होगा, इससे जो बीज का संरक्षण होगा, रिसर्च होगा, उसका मतलब संवर्धन करने में जो है आसानी मिलेगी और परंपरागत बीजों का संरक्षण करके अगली पीढ़ी तक पहुँचाया जाएगा, जिससे क्या होगा, स्वस्थपूर्ण अन्न, फल, सब्जियों का उत्पादन बना रहेगा। इसकी में काम करेगी। इसमें कई सारे जो है जो सहकारी जो समितियां हैं उसको बताया गया, इफ़को है, नेफेड है, NCDC है, तमाम लोग मिलकर इसमें, क्रिवको है, ये सब सारे मिलकर जो है सहकारी समितियां इसको संचालित कर रही हैं, ठीक। तो ये बात है। अब आता है हम लोगों को बीज प्रमाणीकरण, सीड सर्टिफिकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। बस ध्यान देना, साथी पोर्टल, साथी पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? किसान और कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है। साथी पोर्टल तो ये किस लिए है? सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, इसका फुल फॉर्म है साथी पोर्टल का। यह क्या है? एक ऑनलाइन मतलब एक बार ध्यान दो, यहाँ पे केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है। इसमें इसे जो है बीज उत्पादन के लिए, गुणवत्तापूर्वक बीजों की पहचान के लिए, बीजों की प्रमाणन की चुनौतियों से निपटने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक। अब इसमें होगा क्या, जो QR कोड होगा उसके के माध्यम से यहाँ पे बीजों पे लगे रहेंगे, उसका हम प्रमाणिकता का पता लगा सकते हैं कहाँ से बना है। इसका जो है उसका किस थीम पे इसका विकास किया गया है, तो उन्नत बीज समृद्ध किसान की थीम है, इसी पे इसका विकास किया गया है। यहाँ आप समझो 7 वर्टिकल जो है इस ब्रिज श्रृंखला में शामिल होंगे। 7 वर्टिकल मतलब कि पहले अनुसंधान संगठन होंगे, बीज प्रमाणन होगा, यहाँ पे बीज की लाइसेंसिंग होगी, बीज की सूची होगी, डीलर से किसानों की बिक्री होगी, किसान का पंजीकरण होगा, DBT होगा। यानी किसान का पंजीकरण होगा, DBT मतलब जो उस पर छूट मिलेगी वो सीधे किसानों के खाते में जाएगी। तो 7 वर्टिकल जो है यहाँ पे थिंग्स इसमें शामिल की गई हैं इस श्रृंखला में, ठीक। तो अभी आप समझो कि जो बीज का प्रमाणीकरण है उसको कानूनी दर्जा दिया गया था किसके माध्यम से? बीज अधिनियम 1966 के माध्यम से। बीज प्रमाणन, आप ध्यान देना इस बात को नोट करना, यहाँ पे आप नोट कर लेना, बीज का प्रमाणन कराना वो क्या है? वॉलंटरी है, मतलब आप प्रमाणन कराएं या न कराएं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई क्या है कि डीलर है, उससे जो है डीलर जो है वो बीज मंगाया, ठीक। तो डीलर जो बीज मंगा रहा है यानी कि किसानों को बेचने के लिए, वो चाहे तो बीज का प्रमाणन कराए या ना कराए, उसकी मर्जी है। किसान भी अपना प्रमाणन कराए चाहे ना कराए, वॉलंटरी है, वो अनिवार्य नहीं। पर इसकी लेबलिंग अनिवार्य है, लेबलिंग से ही पहचान में आएगी ना। तो लेबलिंग इसकी क्या है? अनिवार्य है। किसके माध्यम से? बीज अधिनियम 1966 के माध्यम से, ठीक है। तो ये बात है।
तो अब आता है आपको कि भारत में जो है किसानों के लिए गुणवत्तापूर्वक बीज और रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण भी है। प्राधिकरण को हम लोग समझेंगे चीज़ें कि प्राधिकरण क्या होते हैं। ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स जो अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, विशेष उद्देश्यों के लिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्राधिकरण को पीवीआर अधिनियम PPVFR एक्ट 2001 के तहत इसको स्थापित किया गया है। तो इसको छोड़ देना, बस इतना समझ लो कि एक जो है इसके लिए ट्रिब्यूनल भी है जो क्या करेगा, किसानों की गुणवत्तापूर्वक बीज और रोपण सामग्री के लिए ये इसका स्थापना मतलब उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा और उसकी सुनवाई करेगा। ट्रिब्यूनल है। तो बीज प्रमाणन से आप समस्याएं हैं, तो ये समस्याएं आप एक बार पढ़ लो, बट ये क्या है मेंस की सब टॉपिक है, प्रीलिम्स में चीज़ें नहीं आती हैं। कि आप समझो कि जो प्रमाणित बीज है उसकी जो इतनी डिमांड है उतने संबंधी अनिश्चितता भी इसमें मौजूद है। बीज की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र, निगरानी तंत्र का अभाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिससे प्रमाणित बीज प्राप्त करने में कठिनाई आती है। और कम सेल्फ लाइफ वाली जो प्रमाणित बीज होती है वो केवल एक मौसम के लिए होती हैं, अगले मौसम में वो ख़त्म हो जाती हैं। ये भी चीज़ें होती हैं। भारत में अगर जो बीज होगा, आप जो भी क्या होते हैं कि जो बीज आपको प्रमाणित मिलते हैं या जो ये वाली बीज होते हैं यार, जैसे हाइब्रिड वाली, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, एक सीजन के लिए होती हैं, दूसरे सीजन में उसका फिर काम मतलब वो वैल्यू उसका हो नहीं जाता और वो काम नहीं कर पाती हैं। तो एक ही सीजन के लिए वो बीजें जो होती हैं वो क्या होती है कि हेल्पफुल हो पाती हैं। तो ये भी एक समस्या है। भारत में फूड शॉर्टेज, भारत में जो खाद का शॉर्टेज नहीं यार स्टोरेज है, सॉरी, भारत में खाद का भंडारण, वही तो मैं सोच रहा हूँ शॉर्टेज कहाँ से आ गया, इतना अधिक अन्न उत्पादन हो रहा है। फूड स्टोरेज यानी कि भारत में जो खाद का भंडारण है उसके लिए एक क्यों न्यूज में रहा है, न्यूज क्या योजना शुरू की गई है और उसमें संबंधित तथ्य क्या है वो समझेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो सहकारी सेक्टर में, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की योजना के लिए अंतर मंत्रालय समिति के गठन और उसे मतलब सशक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये समिति जो है अंतर मंत्रालय जो है मिनिस्ट्रियल काउंसिल जो होगा वो क्या करेगी, इसे जो है मजबूत करने के लिए, इसे सशक्त करने के लिए, अनाज भंडारण के लिए क्या पॉलिसी हो, ठीक है, उसे कैसे प्रिजर्व किया जाए, से कैसे उसके लिए जो है उसका मोबिलाइज किया जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, इसके लिए वो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगी और इसके लिए सुझाव देगी। ठीक, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी सेक्टर में जो है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए इसका गठन किया है। तो इसका उद्देश्य, अन्य संबंधित जो तथ्य है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है कि खाद्य सुरक्षा को हमें मजबूत करने रहे, जो बर्बादी हो रही है खाद्यान्न की उसको कम करें, किसानों को सशक्त करें और पैक्स के स्तर पे जो है गोदाम और कृषि अवसंरचना का निर्माण हो। पैक्स क्या है, तो आप अगर सहकारी ऋण समितियों को समझेंगे तो प्राथमिक जो कृषि शाखा समितियां होती हैं उसको बोलते हैं पैक्स, यानी ग्रामीण स्तर पे जो सहकारी समिति होंगी उसको बोलेंगे पैक्स। और ये क्या होती हैं कि जो राज्य स्तर पे सहकारी बैंक होंगे उसका वो शीर्ष नेतृत्व होगा और सबसे लोवेस्ट, जैसे पंचायती राज है ना सबसे त्रिस्तरीय, वैसे ही त्रिस्तरीय जो है सहकारी ऋण समितियां भी होती हैं, उसमें पैक्स जो होता है सबसे नीचे वाला होता है जो ग्रामीण स्तर पे होता है। ठीक, इसको आप जानते ही होंगे। तो इस यहीं पे जो है गोदाम और कृषि अवसंरचना, यानी गोदाम बनाया जाएगा और कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा ताकि जो अनाज है, अन्न है, उत्पादन है, उसका वहीं पे स्टोरेज हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैक्स क्या करती हैं कि किसानों को जो कृषि कार्य होते हैं उसके लिए जो है शॉर्ट टाइम के लिए और जो मीडियम टाइम के लिए कृषि ऋण प्रोवाइड करती हैं और इसी जो ऋण होगा इसको फसल ऋण के रूप में भी हम जानते हैं। ये बात है। कार्यान्वयन कौन करेगा, तो सहकारिता मंत्रालय करेगा। 10 राज्यों से समेत कम से कम 10 जिलों में एक पायलट परियोजना चालू होगा। मतलब यहाँ पे ये योजना पायलट योजना के तहत चालू होगी 10 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में 10 जिलों में। 10 जिलों में जब शामिल होगी तो यहाँ पे अगर चेक किया जाएगा, अगर ये जो योजना है वो सफल रहती है पायलट योजना, तो पूरे देश के लिए फिर ये लागू किया जाएगा। ठीक है, तो कौन इसको पायलट योजना को संचालित कर रहा है, सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, माननीय श्री अमित शाह जी है। ठीक है, तो अलग अलग योजनाओं में ये समन्वय बनाया जाएगा, जैसे कि कुछ कुछ योजनाएं समन्वय किया जाएगा, जैसे कि आप समझो कि कौन कौन सी योजनाएं में है इसमें जो समन्वय बनाने के लिए। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में ये समन्वय होगा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कुछ योजना होंगी और उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत जो है ये कुछ योजनाएं जो है इसमें समन्वय किया जाएगा। मतलब इसमें उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे कृषि अवसंरचना कोष है, विपणन अवसंरचना योजना है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन है, कृषि यंत्रीकरण पे उप मिशन है। ठीक, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का औपचारीकरण है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है
और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 उसके तहत खाद्यान्न का आवंटन यानी कि उसको वितरण करने के लिए और एमएसपी पे खाद्यान्नों की खरीद, इन सारी योजनाओं को इंटीग्रेट करके और यहीं पे पैक्स लेवल पे जो है यानी कि ग्रामीण स्तर पे ही गोदाम और कृषि अवसंरचना का निर्माण होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी और किसानों को सशक्तिकरण मिलेगा। ठीक है, उनके लिए उनकी जो है फसलों को भी हम जो उचित दाम मिल पाएगा। तो यहाँ बात है भारत में अनाज और खाद्यान्न प्रबंधन, ये बात आती है और इसमें हम लोग समझेंगे कैसे आता है। तो कुल उत्पादन समझो कि भारत में सरकारी आंकड़े देखें तो देश में करीब 31 लाख टन का अनाज होता है। एक जो अनाज की खरीद के लिए क्या व्यवस्था है सरकारी, तो एक होता है केंद्रीकृत खरीद प्रणाली है, ठीक, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इसमें एक होता क्या है, जो एफसीआई है, भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या राज्य सरकार की जो एजेंसी आती हैं ये खरीदती हैं सीधे अनाज। ठीक है, हालांकि अगर राज्य सरकार की ऐसी एजेंसियां खरीदेंगी तो वो एफसीआई को सौंप देंगी। ठीक, इस सीधे जो है केंद्रीकृत खरीद प्रणाली है, खरीदती हैं। दूसरा होता है विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली, इसको 97-98 जो सन था उसमें जो है इसको शुरू किया गया था। इसमें अनाज की खरीद होगा और वितरण होगा, इसका कार्य कौन करेगा, स्वयं राज्य सरकार करेंगे। ठीक है, यहाँ एफसीआई जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रोल नहीं रहेगा। वितरण जो है, अब खाद्यान्न का वितरण, दो योजनाएं देख ली आपने कैसे खरीदा। वितरण कैसे होता है, तो केंद्र सरकार जो होता है एफसीआई के जरिए खाद्यान्न की खरीद करेगी और भंडारण और परिवहन का कार्य देखती है। इसके बाद राज्य सरकारों को खाद्यान्न का थोक आवंटन कर देती है और राज्य सरकारें जो होती हैं वो इसको मतलब लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी किसको होती है, राज्य सरकार को। ठीक, क्योंकि ये सरकार तो केंद्र सरकार खरीद ली एफसीआई के माध्यम से, फिर इसको खरीद हुई, उसका भंडारण कर लिया, फिर परिवहन कार्य कौन कर रहा है, एफसीआई कर रहा है। फिर एफसीआई से जो है ये क्या करती है, राज्य सरकारों को खाद्यान्न का आवंटन कर देगी, कौन, केंद्र सरकार। अब उसके जो लाभार्थी हैं, उचित लाभार्थी जो होंगे उनको वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को होती है और राज्य सरकार ये आवंटन के कार्य करते हैं। पात्र जो परिवार होंगे उनकी पहचान करेंगे, राशन कार्ड जारी करेंगे और उचित मूल्य की दुकानों में जो कामकाज है उसका देखरेख करेंगे। तो ये खाद्यान्न का उत्पादन का जो है, इसमें समझे आप कि दलहन, तिलहन और कुल खाद्यान्न के उत्पादन का डेटा है, इसमें आपको देखना थोड़ा सा, बस हो गया। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन, मैनेजिंग द फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये आप यहाँ पे समझो। मुद्रास्फीति मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, अब मैं उसको उतने लो लेवल पे जाऊँगा नहीं, क्योंकि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और अनेक प्रकार के जो मुद्रास्फीति के जो टर्म्स हैं वो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ने एक अनुमान जताया कि 2023 में अनाज निर्यात पे प्रतिबंध लगाने से किसानों को कितना जो है वो 4500 करोड़ रुपए की हानि हो गई। सरकार ने जो है अनाज निर्यात 2023 में उस पर रोक लगा दी थी, अनाज का निर्यात करने पे। सर, इस किसानों को 45,000 करोड़ रुपए की हानि हुई है। एक बड़ी बात है, क्योंकि किसान जो है, अब किसान को हानि हुई है तो डायरेक्टली आप समझ रहे होंगे गरीब परिवार, गरीब लोगों पे जो है ये मार देखने को मिली है। किसानों पे हानि का मतलब है उनके फसल का उचित मूल्य जो है उन्हें नहीं मिल पाया है, ये बात है। तो ये तथ्य क्या था कि जो खाद्य मुद्रास्फीति है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं उससे संबंधित जो महंगाई है, उसके वजह से जो महंगाई उत्पन्न हो रही है, उससे मुद्रास्फीति जो उत्पन्न हो रही है, उस पर सरकार ने उसको अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जो खाद्य वस्तु थी उसके व्यापार पे रोक लगा दिया और सप्लाई बढ़ाने के लिए निर्यात पर टैक्स लगा दिया। तो इससे किसानों की आय में कमी आई। आप समझ सकते हो इतना बड़ा अगर रिस्क अगर सरकार ले ले किसी इंडस्ट्री वाले पे, है हिम्मत लेने की, नहीं हो पाएगा। ठीक है, चाहे वो कितना ही उसमें आप वो मुद्रास्फीति वो बढ़ाता रहे, ठीक, लेकिन जो किसी इंडस्ट्रीज़ पे या उद्योग पे, घरानों पे ऐसी निर्णय सरकार नहीं ले सकती। पर ये देखो आप यहाँ पे खाद्य मुद्रास्फीति पे अंकुश लगाने के लिए व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया खाद्य वस्तुओं की और आपूर्ति बढ़ाने के लिए निर्यात पे टैक्स लगा दिया। तो इससे किसानों पे आय में कमी आई। अब ये बात तो आप जानते होंगे ना कि सरकार बोलती थी कि हमें जो किसानों की आय को दोगुना करना है। दोनों में विरोधाभास है इस बात को लेकर। हालांकि ऐसा ठीक भी है एक तरह से, एक नज़र देखें तो अर्थव्यवस्था के संचालित करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पर भारत के संदर्भ में थोड़ा सा ये विरोधाभास इसलिए होता है ना कि भारत की जो डिपेंडेंसी है, जो लोग कृषि पे इतने अधिक डिपेंडेंट हैं जो है, क्योंकि रोजगार उस स्तर पे तो हो नहीं पाया। सीधे भारत में अगर आप समझो कि भारत में जो अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, सीधे जो है यहाँ इंडस्ट्रीज उतनी मात्रा में नहीं बल्कि सेवा सेक्टर अधिक मात्रा में बढ़ गया। डायरेक्टली हम लोगों ने जंप कर गए सेवा सेक्टर पे। तो इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो रोजगार उतने उपलब्ध नहीं होंगे, तो कृषि पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है और इतना अधिक लॉस हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि किसानों को जो है आय में कमी आएगी। ठीक,
तो सरकार द्वारा अपने अनाज के स्टॉक को बाजार दर से काफ़ी कम कीमत पर जारी करने से किसानों को अतिरिक्त 548 रुपये प्रति क्विंटल संभावित नुकसान हुआ। बड़ी बात होती है 500 रुपये किसी एक किसान के लिए, और प्रति क्विंटल नुकसान हो रहा है। समझो आप कितना खून पसीना लगाकर 6-6 महीने में एक फसल तैयार होती है, 4 से 6 महीने में, और उस 4 से 6 महीने में अगर सेवा सेक्टर का होगा कोई या कोई इंडस्ट्री सेक्टर होगी, हाय हाय हो जाता है उतने में तो। ठीक है, लेकिन ठीक है, सब चीज़ें चलती रहती हैं, उसको हम लोग नहीं इग्नोर करना है। बाकी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो भारत में जो खाद्य की जो मुद्रास्फीति होती है ना, वो क्या थी? खुदरा मुद्रास्फीति, यानी कि जो रिटेल जो इन्फ्लेशन था वो आपका था 86.83, और खाद्य मुद्रास्फीति थी 9.2। साल बर साल इसे जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है। ठीक, अब वर्तमान में जो खाद्य मुद्रास्फीति है प्रमुख रूप से टमाटर, प्याज, अनाज, मसाले, दूध, डेयरी की कीमतों के कारण देखी गई है। अभी गेहूं के जो कीमतों में वृद्धि हुई है, जैसे आंशिक रूप से हीट वेव्स हुआ। हीट वेव्स अभी आप पिछले साल देखे होंगे, गर्मी की इतनी गजब की लू चल रही थी कि मतलब शरीर जल जा रहा था, वैसी था। बेमौसम बारिश भी हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध में भी साला आपने देखा होगा, सारा चीज़ें वहाँ पे ब्लॉक हो गई थी निर्यात। और अभी आपको बताया भी होंगे काला सागर समझौता जो था मैगजीन में, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद करिए, वो किस लिए था? वो गेहूं के निर्यात के लिए समझौता हुआ था, रूस उससे अलग हुआ था। तो ठीक है, तो वो चीज़ों को देखना है। तो अभी आप समझो कि जो भारत में मुद्रास्फीति की जो माप होती है वो WPI के तहत होता है, कि थोक कीमत पे मुद्रास्फीति की माप होती है। कंज्यूमर प्राइस में जो खुदरा कीमत पे, खुदरा मतलब फुटकर पे, उस पर मुद्रास्फीति की गणना होती है। ठीक, WPI में केवल वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है मूल्य में, उसको देखते हैं, और CPI में क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं में, यानी कि सर्विसेज में भी जो होता है उसको भी मापा जाता है। ठीक, WPI में क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड जो वस्तु होंगी उस पर महत्व होगा, मैन्युफैक्चर्ड पे विनिर्मित वस्तुएं होंगी। और CPI में क्या होगा? खाद्य पदार्थों पर अधिक महत्व होता है। ठीक है, और यही सवाल UPPCS का PYQ है 2021 में। 21 में सवाल पूछा हुआ, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार द्वारा WPI जारी होता है। तो पूछा था कि WPI निम्न में से किसके द्वारा जारी होता है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार द्वारा जो है WPI जो है जारी होता है। और ये आप समझो कि जो है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाला जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है NSO, ठीक है, ये क्या करता है? अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI जारी करता है। तो WPI कौन जारी करता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार। UPPCS का PYQ है ये, PYQ आप उठाकर देखना, 2021 या 20 में पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक, तो ये हो गया। अभी भारत में जो खाद्य मुद्रास्फीति को लंबे समय तक कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? तो मानसून की अनियमितता है, वैश्विक कमोडिटी यानी वैश्विक जो कच्चे तेल की कीमत होंगी, या फिर बाहरी जो प्रभाव होंगे, सरकारी नीतियां हैं, MSP, इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिमय रेट में, एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव हो, कीट रोगों का प्रकोप हो जाए, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। मूल्य निगरानी और नियंत्रण के लिए तंत्र आप देखिए, और इसके बाद कुछ जो चीज़ें हैं, इसके बाद हम लोग अपने एक्वाकल्चर सेक्टर पे आएंगे। तो मूल्य निगरानी और नियंत्रण के लिए तंत्र क्या है? कि मूल्य निगरानी प्रभाग है, प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन है, PMD, उपभोक्ता मामलों के तहत ये गठित है। ये करता क्या है? जो आवश्यक वस्तु होंगी, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होंगी, उसकी कीमतों की निगरानी करेगा, मूल्य की स्थिति का विश्लेषण करेगा, और निवारक उपाय के लिए जो है हमें एक फीडबैक देगा। ठीक, कमोडिटी जो विशिष्ट क्या करेगा? इसके लिए बाजार हस्तक्षेप यानी कि बाजार हस्तक्षेप योजनाओं को लागू करेगा, ताकि अस्थायी तौर पर राहत मिल सके। प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर जो है देश में केंद्र ने 22 आवश्यक जो वस्तु है उसके लिए 750 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना का लक्ष्य भी रखा है। और प्रत्येक जिले में एक PMC होगा। प्रत्येक जिले में, पटना मेडिकल कॉलेज नहीं, PMC पटना मेडिकल कॉलेज नहीं, बल्कि ये प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स होंगे। ठीक है, PMC सुन के बहुत लोग खुश हो गए होंगे, पटना वाले मेरे जो मित्र हैं। ठीक है, तो प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स होंगे ये। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है। ये क्या करता है? केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं के उत्पादन के लिए, उनकी सप्लाई के लिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, व्यापार वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए ये अधिकार देता है। इसमें संशोधन, इस जो 3 कृषि कानून थे जिसको सरकार ने वापस ले लिया, जिसको विपक्ष ने कालूर कानून कहा था, किसानों ने काले कानून कहा था, उसमें से एक तो था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन भी था। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में संशोधन भी हुआ था, जिसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो यह क्या करता है? केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं के उत्पादन के लिए, उनकी सप्लाई के लिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके वाणिज्य को, व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अधिकार दे देता है। ठीक, इसको विनियमन करने के लिए। अब कौन कौन सी 22 जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं? तो खाद्यान्न में चावल, गेहूं, आटा, दाल में चना, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, खाद्य में मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोयाबीन, सूरज, पाम ऑयल, सब्जियां में आलू, प्याज, टमाटर, अन्न में चीनी, गुड़, दूध, चाय, नमक, ये सब चीज़ें क्या होती हैं?
इस पे अगर मतलब जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से केंद्र सरकार जो है इसका नियंत्रण करेगी, उसका विनियमन करेगी। सरकार ने जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुछ कुछ अन्य पहल भी की गई हैं, तो उस पहल को थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लेना है। जैसे कि क्या किया गया कि ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया। जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, आपको नया होगा, आप लोग पहले नहीं सुने होंगे। ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू हो गया, ग्रीन नहीं ग्रीन्स, ठीक है, ग्रीन्स। ये ऑपरेशन फ्लड से दूध के लिए शुरू किया गया था, उसी के तर्ज पे इसको ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि टमाटर, प्याज और आलू जो टॉप्स है, यानी टोमेटो, ओनियन और पोटैटो टॉप्स, इसकी आपूर्ति को स्थिर करना और इसका टॉप उत्पादन क्लस्टर करना, उनके जो फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको मजबूत करना, एफपीओस को, और बाजार से जोड़ने के लिए इन्हें क्या करना कि लक्षित हस्तक्षेप के इसका जो है मूल्य में मतलब किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि करना, और इससे क्या होगा कि इन्हें किसानों को लाभ मिल सके। ऐसा ना हो कि कभी जब टमाटर का उत्पादन होता है, आलू का उत्पादन होता है तो कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं, यानी 2 रुपये 3 रुपये किलो बिकता है प्याज का, और जब उसकी उपलब्धता कम होती है तो 200 रुपये भी किलो बिकता है। तो ये इस चीज़ से निपटने के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया है। 3 चीज़ों पे, किस पे, टमाटर, प्याज और आलू पे, TOP, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी कि PSF, इसका उद्देश्य क्या है? चुनिंदा उपजों की खरीद करके, बफर स्टॉक का रखरखाव करके, बाजारों में उपजों को नियंत्रित रूप से जारी करके इससे मूल्य से होने वाले उतार चढ़ाव को रोकता है। निर्यात को नियंत्रित किया गया है। किसानों को डायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे कि सब्सिडी के माध्यम से, MSP के जरिए से, आय सहायता के माध्यम से, यानी किसान सम्मान निधि आप जानते होंगे। आपूर्ति पक्ष संबंधित कुछ उपाय भी किए गए हैं, तो ये चीज़ें होंगी। 7वां वाला जो यूनिट है आपका एक्वाकल्चर सेक्टर, जलीय कृषि क्षेत्रक। यहाँ आपको ध्यान देना है एक्वाकल्चर सेक्टर में कि ये सुर्खियों में क्यों रहा। तो हाल ही में क्या हुआ, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ने लोकसभा में तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 को पेश किया। इसको पेश किया किस चीज़ को? तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक को, ठीक है। तो ये चीज़ जो है पेश हुआ, इसलिए ये न्यूज में है एक्वाकल्चर सेक्टर। तो एक्वाकल्चर होता क्या है? जलीय कृषि। जलीय कृषि क्या होती है आप समझो, ये बहुत अच्छा सा ये बनाया गया है डायग्राम, इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो जलीय कृषि में अब होता क्या, मछली का उत्पादन, समुद्री शैवालों का उत्पादन और अन्य जलीय प्रजातियों की जो खेती होती है, इसकी खेती होती है मछली, समुद्री शैवाल और अन्य जलीय प्रजातियों की, उसी को बोलते हैं एक्वाकल्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं जलीय कृषि यानी एक्वाकल्चर। अब यहाँ पे कुछ जलीय कृषि के जो है प्रकार हैं, जैसे जैसे यूज होता है, जैसे जैसे इसको हम लोग करते हैं उसको बताया गया है। तालाब और टैंक। तालाब और टैंक का उपयोग होता है भूमि पर या तटीय या मीठे पानी के क्षेत्रों में फिन फिश और झींगा के खेती के लिए। झींगा मछली होता है, फिन फिश भी एक मछली होती हैं, और तालाब टैंकों का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग खेती करते हैं। बॉटम कल्चर क्या होता है, यानी कि इसका उपयोग होता है कि जो समुद्र का उथला तटीय क्षेत्र होगा ना, जैसे ये वाला, इसमें क्या होगा, समुद्री शैवाल और बाइवॉल्व की खेती के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सीपों का, शैवालों का, बाइवॉल्व्स की खेती होती है यहाँ पे। इसी तरह से लाइन्स होते हैं, ये आप देखेंगे ये वाला, यहाँ क्या होता है, यहाँ का उपयोग होता है समुद्र में मसल्स की तरह जो समुद्री शैवाल्स होंगे और बाइवॉल्व्स होंगे, इसकी खेती होगी, ठीक, समुद्री शैवाल और बाइवॉल्व्स की। अब होता है सबमर्ज केज एंड नेट पेंस, इसका उपयोग होगा फिन फिश की खेती के लिए समुद्र में, ठीक है। ये वाला, ये नेट जो नेट जाली बनाया गया है, यहाँ पे फिन फिश का इस्तेमाल होता है फिन फिश की खेती के लिए। तो ये प्रकार होते हैं जलीय कृषि। इसमें समुद्री शैवाल और जलीय प्रजातियों, मछली वगैरह की खेती जो होती है उसको बोलते हैं एक्वाकल्चर। तो ये विधेयक पेश किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण है, जो इसका अधिनियम आया था 2005 में, इसको संशोधन किया जाए, और इसमें कुछ कुछ अपराध हैं। प्राधिकरण यानी कि जो है इस अथॉरिटी है, ठीक, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, इसमें कुछ कुछ अपराध है, जैसे कि क्या करना अपराध है, क्या चीज़ नहीं करना अपराध है। तो इसमें कुछ कुछ जो अपराध किए गए थे उसको क्या करना है, गैर अपराधीकरण करना है, मतलब उन्हें अपराध की श्रेणी से हटा देना है। तो भारत में जो मत्स्य पालन का सेक्टर है वो देखते हैं कि इनलैंड फिशरी, यानी कि भारत में अंतर्देशीय जो जल है देश में, वो मछली उत्पादन में पहला स्थान है। एक्वाकल्चर में पूरे विश्व में जो है वो पूरे मछली उत्पादन में दूसरा स्थान है। कुल मिलाकर मछली उत्पादन में तीसरा है, और मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात में चौथा है। बड़ा यूनिक डेटा है, देखिए अपना इनलैंड जो फिश प्रोडक्शन उसमें पहला स्थान, एक्वाकल्चर में दूसरा, कुल मिलाकर तीसरा, और मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात करने में वो हमारा विश्व में चौथा स्थान है। तो बड़ा यूनिक डेटा है, इसको आप लोग याद किए रहिएगा, ठीक है, ध्यान दिए रहिएगा। इस अधिनियम के जो प्रमुख बिंदु हैं वो चीज़ समझते हैं हम लोग। तो कोस्टल एक्वाकल्चर में जो है
इसमें किया गया है जलीय कृषि को यानी कि तटीय एक्वाकल्चर को हम लोग को इसमें परिभाषित किया गया, यानी इसको डिफाइन किया गया है। तो डिफाइन ये किया गया है कि जो खारे जल में यानी जो लवणीय जल होगा, जिस सलाइन वाटर होगा, इसमें नियंत्रित परिवेश में कंट्रोल इकोसिस्टम में मत्स्य पालन और संग्रहण को क्या होगा, तटीय एक्वाकल्चर कहा जाएगा। और इस परिभाषा के अंतर्गत इस कृषि में इंडोर आउटडोर दोनों तरह की प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। साथ ही साथ जो है क्रेस्टिशियन, मोलास्क, फिनफिश, समुद्री शैवाल और अन्य जलीय जीव को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें आपको समझना है कि ताजे जल की जो जलीय कृषि इसमें शामिल नहीं की गई है, ध्यान देना इसमें। इसका दायरा जो है वो देखना आपको। इसका उद्देश्य जो है CAA अधिनियम के दायरे को बढ़ाना है। ठीक है, इस प्रकार इसमें जलीय कृषि फार्मों के साथ क्या होगा, तटीय एक्वाकल्चर की जो सभी कार्यक्षेत्र गतिविधियां उसको कवर करेंगे। इससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। यानी कि इसमें आपको ध्यान देना है कि इसका उद्देश्य एकमात्र ये है कि जो CAA एक्ट अधिनियम है, यानी कौन सा अधिनियम, वो जो वाला सिटीजनशिप वाला अमेंडमेंट एक्ट वाला नहीं, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी वाला एक्ट। ठीक है, इसका दायरे को बढ़ाना है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो इससे संबंधित जो एक्वाकल्चर गतिविधियां उसका हमने विनियमन करना भी जो है, जिसमें कि इसमें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हो, नो डेवलपमेंट जोन हो, तटीय विनियमन क्षेत्र हो, इसमें इसके भीतर तटीय एक्वाकल्चर गतिविधियों पे रोक लगानी है। ठीक है, अब CA में परिवर्तन किया गया है, जैसे इसके स्ट्रक्चर में इसके विधेयक में जो है मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया सदस्य के रूप में। दायरे में वृद्धि की गई है। कानून के अंतर्गत जो है यह कानून अब सभी इकाइयों को विनियमन के दायरे में लाएगा जो समुद्र तट पर मछली पालन है उससे जुड़े काम में लगेंगे। उन्हें जलीय तटीय कृषि इकाई माना जाएगा। विस्तारित एक्सटेंडेड कुछ वर्क भी दिए गए हैं। गैर अपराधीकरण किया गया, जैसे कि इसका उल्लंघन है, इसके लिए जो कोई इस विधेयक अधिनियम का उल्लंघन करेगा तो उसके कारावास के प्रावधानों को समाप्त करता है। अधिनियंत्रण और अपील, यानी इस विधेयक के अंतर्गत क्या होगा, केंद्र सरकार कम से कम अंडर सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को क्या है, जुर्माने के अधिनिर्णय के लिए अधिकृत कर सकती है। ठीक है, इनलैंड फिशरीज पे हम लोग आते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा। हाल ही में भारत ने जो है अंतर्देशीय जल में जो है मछली उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष देश बन गया। अभी ऊपर आपने पढ़ा ना, इनलैंड फिशरी में सबसे पहला उत्पादन है। ठीक है, टोटल फिश जो प्रोडक्शन उसमें तीसरा है। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है। तो इनलैंड जो वाटर इनलैंड फिशरीज है उसमें चीन को पीछे छोड़ के दुनिया में पहला बन गया है। ठीक, और मछली उत्पादन में भी जानते हैं दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो चुका है भारत, यानी तीसरा रैंक है। तो इनलैंड फिशरीज क्या होती हैं कि देश के भीतर जो नदी होगी, झील होगा, जलाशय होगा, तालाब होगा, इन सारे जो जल निकाय होते हैं वहाँ पे मछली का उत्पादन होगा, उसका मैनेजमेंट होगा, उसका संरक्षण होगा। इसी को बोलते हैं इनलैंड फिशरीज। 2 तरीके से होता है, एक होता है कैप्चर फिशरीज और इसको मैंने पढ़ाया हुआ है मंथली मैगजीन, वो होता है कल्चर फिशरीज। इसमें सारे आर्टिकल जो है ना सब कुछ मैंने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, इस वाले जो ग्राफ को ना आप अगर चाहो, अगर मछली उत्पादन से होगा आप यूज कर सकते हो अपने मेंस का आंसर में, सीधे सीधे बस इतना यूज करना, ये वाला आप इसको दिखा दो ऐसे इस तरह से। अंतर्देशीय उत्पादन बढ़ा है, समुद्री उत्पादन कांस्टेंट है और अंतर्देशीय उत्पादन अचानक से बूम हुआ है, मतलब ऊपर चला गया है। ठीक, तो ये 2 प्रकार के जो तरीके होते हैं मछली पकड़ने के, एक होता है कैप्चर, यानी यहाँ इसमें क्या जाला होगा, ठीक है, और गियर होगा, अनेक प्रकार से नदी नालों, झील में, तालाब में प्रत्यक्ष रूप से मछली पकड़ ली जाएगी। एक होता है कल्चर फिशरिंग, इसके तहत माध्यम क्या होगा कि जल निकाय में होगा कि मछली की ब्रीडिंग होगी, चारा प्रबंधन होगा और वहाँ पर उसका पालन होगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो 2 प्रकार के इसका पकड़ने का तरीका होता है। इसके प्रकार आप समझ लो, तो टैंक और वाटर में भी मत्स्य पालन होता है। कोल्ड वाटर फिशरीज भी होते हैं जिसमें हिमालयी राज्यों में ओमेगा समृद्ध ट्राउट मछली होती है। ट्राउट मछली, ये आप नोट करना, मछलियों में बहुत बार गोल्डन मासीर पूछा हुआ यूपीएससी PYQ देखो, यूपीएससी का PYQ देखो, गोल्डन मासीर पूछा हुआ है। तो ट्राउट मछली क्या होती है, ओमेगा इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी मत्स्यिकी के लिए कोल्ड वाटर फिशरीज इस्तेमाल होते हैं, ध्यान देना इसको। ठीक है, अभी क्या केज कल्चर होता है, छोटे छोटे मध्यम आकार के जलाशय में मत्स्य पालन गतिविधियां बढ़ती हैं। ब्रैकिस होगा और सेलेन एक्वाकल्चर, इसका उपयोग क्या होता है, झींगा के लिए उत्पादन होगा और ये बंजर भूमि को आर्द्र भूमि में बदलने के लिए भी होता है। ठीक, इसका उपयोग। अब होता है सजावटी मछली पालन, इसमें भारत में 195 प्रकार से अधिक जो मछलियाँ सजावटी के लिए होती हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल फिशरीज, नदी मत्स्यिकी होता है कि नदी में रिवर रेंचिंग का उपयोग होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइवली स्टॉक सेक्टर, पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें। पशुधन सेक्टर डायरेक्टली आपका GS3 का सिलेबस उठाकर देखो मेंस का, तो लाइवली स्टॉक जो सेक्टर है, लाइव स्टॉक सेक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुधन से संबंधित सवाल यूपीपीसीएस ने यूपीपीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस मेंस का एक है और हर साल सवाल बने हैं इस पे।
ठीक है, तो आपको नोट करना है कि हाल ही में पशुधन और पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन सेक्टर के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन सेक्टर के लिए जो है पशुधन सेक्टर के लिए पहली है ये क्रेडिट गारंटी योजना। ध्यान देना इसको, क्रेडिट गारंटी योजना यानी पशुधन और डेयरी विभाग जो होगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये आता है। अब इसमें कितना रुपए का जो है स्थापित किया गया, 750 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड का ट्रस्ट किया गया। या एमएसएमई को प्रदान करने वाले ऋण का 25% जो है क्रेडिट गारंटी कवरेज देगा। यानी कि जो एमएसएमई जो होंगे पशुधन सेक्टर से जुड़े हुए, अगर वो लोन लेते हैं तो 25% की गारंटी क्रेडिट का कौन देगा, वो ये देगा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट देगा। 750 करोड़ रुपए का जो है ये फंड का स्थापित की गई है, पहला अभी है। ठीक है, पहला क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है कि ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना है। पशुधन सेक्टर में जो भी जुड़े हुए एमएसएमई होंगे उसको संचालित किया जाएगा सुचारू रूप से ऋण प्राप्त करने के लिए। और यह योजना जो होगी पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, ये इंपॉर्टेंट है। एनिमल हस्बेंड्री जो ये वाला संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये इसी के अधीन होगी। ध्यान देना, ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत जब पैकेज हुआ था प्रोत्साहन, तो एक केंद्रीय सेक्टर की योजना थी, सेंट्रल सेक्टर की योजना थी। यानी पूरा इस पैसा कौन देगा, केंद्र देगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फंड का, तो इसका उद्देश्य था कि जो एमएसएमई है, एफपीओ हैं, उसके तहत जो भी कंपनियां आएंगी उनके स्थापित करने के लिए इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, जो फूड प्रोसेस, जो मिल्क प्रोसेसिंग है और वैल्यू जो एडिशन है उसमें सप्लाई चेन है, उसकी अवसंरचना डेवलपमेंट की जाएगी। जो मांस का प्रसंस्करण किया जाएगा, पशु आहार संयंत्र बनाए जाएंगे, नस्ल सुधार टेक्नोलॉजी होगा, और पशु फार्म से अपशिष्ट से धन प्रबंधन कैसे हो, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इसमें शामिल की गई थी। ठीक, अब यहाँ देना कि इस योजना के तहत जो वित्तीय सहायता होगी 3%, ब्याज में 3% की छूट मिलती है। ब्याज में 3% की छूट मिलती है। और जो परियोजना आता है उसमें कुल लागत का 90% ऋण होगा। किसी भी शेड्यूल जो बैंक होगा या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा जो है एनसीडीसी द्वारा इसको प्रदान किया जाएगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि यह योजना जो है जो शुरू की गई है, पहली क्रेडिट गारंटी योजना पशुधन डेयरी विभाग के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो स्थापित की गई है, वो योजना पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के अधीन होगी। और यह जो है प्रोत्साहन आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्रीय सेक्टर की योजना है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, अब आता है हम लोगों के पशुधन सेक्टर के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सब कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये पढ़ के जाना। और ये मेंस में भी आपको काम करेगा, क्योंकि आप मेंस का आंसर राइटिंग करोगे तो GS3 में पशुधन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है। और ये सब मतलब 3-4 लाइन में कई बार उसका उल्लेख किया गया है और सवाल बने हैं इस पे। तो भारत समझो कि अभी पिछले साल को बताया ना कि जब पूछा था कि जेल जो है वो किस सूची का विषय है, जेल प्रशासन पूछा था यूपीएससी ने 2023 में प्रीलिम्स में। और इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि सवाल इस बार पूछ सकता है कि पशुपालन जो है वो क्या है, राज्य सूची का विषय है। इस बात को नोट कर लो, पशुपालन जो है वो किस पर है, राज्य सूची का विषय है, ध्यान देना इसको। और 20वीं जो पशुधन गणना हुई, इस पर मैंने पशुधन जनगणना जब हुई थी, ठीक है, पशुधन जनगणना, तो मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा था, दैनिक जागरण में आर्टिकल लिखा था इसके लिए। ठीक है, मैं उस आर्टिकल को शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, 20वीं जो पशुधन जनगणना थी वो क्या हुआ था, उसमें 2012 की जनगणना से मुकाबले कुल पशुधन में 4.8% की वृद्धि हुई। पशुपालन के कौन कौन से प्रकार हैं, तो आप समझो कि डेयरी फार्मिंग है, जहाँ पे गाय भैंस भेड़ बकरी जो इसका दे होगा, कुक्कुट पालन होता है यानी पक्षियों का व्यवसायिक पालन होगा, मछली पालन होगा, मधुमक्खी पालन होगा। ठीक है, अब आप समझो कि श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड जो शुरू किया गया था, सर ऑपरेशन फ्लड यानी किस चीज़ के लिए, विश्व में भारत को जो है दूध उत्पादन को अग्रणी देश बनाने के लिए। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, पद्म विभूषण सम्मानित वर्गीज कुरियन जी है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब आता है बुनियादी पशुपालन की जो सांख्यिकी 2023 वाली है और सर्वेक्षण है, उसके तहत जो है प्रमुख बिंदु है, उस पर नजर डालते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट डेटा है यूपी पीसीएस के लिए भी। यूपी पीसीएस बड़ा फोकस करता है सब चीज़ों पे। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति में ग्रोथ स्टेटस देखो 22% की वृद्धि हुई है। यूपी पहले नंबर पे है, यूपी सबसे पहले नंबर पे है दूध उत्पादन में। इसके बाद राजस्थान है, एमपी है, फिर गुजरात है। ठीक है, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, आप समझो रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से 33% की वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश सबसे पहले नंबर पे आता है, ध्यान देना इसमें, आंध्र सबसे पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद तमिलनाडु आएगा, इसके बाद तेलंगाना आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा। मांस उत्पादन गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, मांस से। गुलाबी क्योंकि मांस खुद ही आप काटो, मांस देखो गुलाबी होता है। मुर्गा खाए हो आप लोग ना,
ठीक है। तो वही है, चिकन मटन खाएंगे गुलाबी होता है, तो वो गुलाबी क्रांति मांस से है। 20% किस में वृद्धि हुई? यूपी पहले पे है। यूपी किस में है पहले पे? दूध में और मांस में, ठीक। ऊन उत्पादन, ऊन में पहले स्थान पे राजस्थान है, फिर जम्मू कश्मीर। गलत मत मार के आना जम्मू कश्मीर ऑप्शन में होगा, तो जम्मू कश्मीर दूसरे पे है, राजस्थान पहले पे है ऊन में, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, इसको नोट कर लेना कहीं, ये भूलने वाली चीज़ें हैं। और भारत में जो पशुधन सेक्टर से जुड़ी समस्याएं हैं, ये आपका मेंस का टॉपिक है। और यूपीएससी के या यूपीपीसीएस के मेंस के सिलेबस में डायरेक्टली सिलेबस में लिखा है पशुधन सेक्टर से जुड़ी चिंताएं, ठीक है। तो वो आप इसको लिख सकते हो मेंस के आंसर राइटिंग में, ये लिखना ही है। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है, हालांकि देख लेते हैं। तो पशुधन सेक्टर से जुड़ी समस्या ये है कि निम्न उत्पादकता है, यानी कि जो औसत मवेशियों का दूध उत्पादन है वो वैश्विक औसत से 50% है, कम है, ठीक है। पशु आहार और चारे की कमी है, यानी कुल पशुधन का लगभग 10% भारत में है, लेकिन क्या है कि जो चारा है भरण पोषण के लिए केवल 2.3% है कुल भूभाग का, तो ये भी समस्या है। जो एक्सोटिक बीमारियां होती हैं, जूनोटिक बीमारियां जो होती हैं, यानी कि पशु सेक्टर से जो है विदेशी बीमारियां फैली हैं और जूनोटिक बीमारियां भी फैलती हैं। इसलिए जो है जूनोटिक बीमारियां क्या है कि जानवरों से इंसानों में जो फैलने वाली बीमारी होती है उसको बोलते हैं जूनोटिक बीमारियां, उसको बोलते हैं जूनोटिक बीमारियां। और एक्सोटिक बीमारियां क्या होती हैं? विदेशी बीमारियां, ठीक है। तो राज्य द्वारा पर्याप्त सहायता उपलब्ध नहीं हो पाता है, यानी कि कुल कृषि जीडीपी में पशुधन सेक्टर का जो योगदान है, कुल का जो अगर समझो कि जीडीपी है, जीडीपी में कृषि का जो योगदान है, ठीक है, कृषि का योगदान है, और उस कृषि में जितना योगदान है उसका 25% योगदान किसका है? पशुधन सेक्टर का होता है, ठीक। लेकिन जो उस पर व्यय कितना आता है? केवल 12% पशुधन सेक्टर पर होता है। अच्छा, विपणन के लिए, प्रसंस्करण के लिए और वैल्यू जो मूल्य संवर्धन के लिए, इसके लिए समस्या का अभाव है। इसके लिए जो है बहुत सारे अभाव है, जैसे कि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, दूध प्रोसेसिंग का यूनिट हो गया, ठीक है, मांस के लिए या पशु के शव के लिए, ये सब चीज़ों का अभाव है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं यहाँ पे कम है। और पशुधन और पर्यावरण समझो, यानी कि और ये क्या है कि इस पर ग्लोबल वार्मिंग का, जलवायु परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ता है, हीट स्ट्रेस का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और वेक्टर जनित रोगों में, महामारी विज्ञान पैटर्न में परिवर्तन होता है। तो इससे क्या होता है कि पशुधन सेक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन और बहुत बेकार तरीके से प्रभावित होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। हम लोग का 10वां वाला आर्टिकल है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मंथली मैगजीन में पढ़ाया भी है। तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तेलंगाना में सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ पे होगा? भारत सरकार ने तेलंगाना में इसको स्थापित किया है। किस लिए? हल्दी के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए नए बाजार विकसित होगी और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। ध्यान देना, कृषि मंत्रालय मत मार के चले आना यहाँ पे, ये ध्यान दो आप लोग। पहली बार राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की जा रही है, तो ये न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है। तो यह बोर्ड जो है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, इसको नोट कर लो आप। कृषि मत मार के चले आना, कृषि मंत्रालय नहीं होगा, ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय होगा जो होगा ये हल्दी बोर्ड का, ठीक। इसका स्ट्रक्चर समझ लो, पहले आप इसका उद्देश्य समझ लो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो नए नए उत्पाद हैं, जो मूल्यवर्धन है, उसको बढ़ावा देगा, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्दी की मांग पैदा करेगा, हल्दी से जुड़ी जो भी सामान होंगे, उत्पाद होंगे, उसके निर्यात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का निर्माण करेगा, बेहतर बनाएगा, गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा, जो सिक्योरिटी के जो मानक है उसको निर्धारित करेगा, और उसके जो है अध्ययन के लिए, परीक्षण के लिए, अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। बस हो गया, यही चीज़ें हैं। हल्दी बोर्ड की संरचना में समझो आप, इंपॉर्टेंट है। इसमें नियुक्ति कौन करेगी अध्यक्ष की? तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा, सचिव वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त होगा, 4 सदस्य होंगे और अन्य सदस्य भी होंगे। बहुत सारे जो है इस पर टेक्निकल जो उनकी जानकारियाँ होंगी, यानी जो रिसर्च में अनेक प्रकार के जो किसान होंगे, किसान के प्रतिनिधि होंगे और उस विषय से जुड़े हुए कुछ संबंधित लोग होंगे, ठीक है। हल्दी बोर्ड की संरचना यही होगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा और यहाँ पे तेलंगाना में सरकार ने इसको गठन किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की जो है वो इसको हल्दी को प्रोत्साहित करने के लिए, हल्दी के जो है विकास करने के लिए, बाजार को लेकर के, अन्य लॉजिस्टिक सेवाओं को लेकर के, उत्पादों को लेकर के, वैल्यू एडिशन को लेकर के और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है। खत्म हो गया। 11वां वाला आर्टिकल आता है हम लोगों का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड न्यूज़ में है, और क्यों न्यूज़ में है ये आपको समझेंगे। और नाबार्ड से सवाल बने हैं, यूपीएससी में बनते हैं, यूपीपीसीएस में बनते हैं, और हर एग्जाम्स में लगभग नाबार्ड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों रहा कि अक्टूबर महीने में ये न्यूज़ है कि नाबार्ड ने सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के माध्यम से लगभग 1041 करोड़ रुपये जुटाए। तो बॉन्ड जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, मसाला बॉन्ड, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ऐसे इस तरह से जो बॉन्ड होते हैं ना, यूपीएससी पूछा हुआ है सवाल। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड तो नहीं पूछा हुआ है, मसाला बॉन्ड पूछा हुआ है, ग्रीन बॉन्ड पूछता है। जैसे बॉन्ड जो होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक।
ठीक है। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के माध्यम से कितना रुपए जुटा लिया? 1041 करोड़ रुपए। अब सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को कैसा इस्तेमाल होता है? जो सामाजिक और पर्यावरणीय जो चुनौतियां होती हैं उसका समाधान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, आपराधिक न्याय, इन सारी चीज़ों में, सामाजिक कार्यक्रमों में उसको फंड करने के लिए सरकार या उसको जो सामाजिक संगठन है या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, संस्थाएं हैं, उसको जारी करती हैं। और एक प्रकार का फाइनेंस करने का तंत्र है जो क्या करती है कि सामाजिक सेक्टर के लिए और पर्यावरण की चुनौतियों के लिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को जारी किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना। तो अभी यहाँ क्या है, ये दिया है कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के बारे में एक प्रकार का वित्त पोषण तंत्र है, ये भी बता रहा है। इससे सरकारें या जो सामाजिक सेक्टर के जो होंगी पूर्व निर्धारित सेवाओं के वितरण के भुगतान के लिए सामाजिक सेवा एनजीओ निवेशकों के साथ समझौता करती हैं। यानी ये बता रहा है, जो मैगजीन की लैंग्वेज बता रही है कि सरकारें क्या करती हैं, सोशल सेक्टर की जो सेवाएं होती हैं उसका वितरण को भुगतान कर, जैसे जो भी चीज़ें मान लो कि सामाजिक सेक्टर की भुगतान करना है, तो क्या करती हैं कि जो एनजीओ और निवेशकों के माध्यम से समझौता कराती हैं सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के माध्यम से। यानी वही बात बोल रहा है जो मैंने आपको बताया कि जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड होता है वो सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ होंगी जो फंडिंग के लिए, उन्हीं को समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो क्या करेंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, आपराधिक न्याय, अनेक प्रकार के जो सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए सामाजिक कार्यों में सामाजिक हस्तक्षेपों को फंड करने के लिए ये जारी किए जाते हैं, ठीक है। पुणे जिले के पिपरी चिंचवड़ नगर निगम, हमारे पुणे के जो लोग भी देख रहे होंगे, कुछ भाई हैं हमारे जो पुणे से भी इन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम PCMC, ये इंपॉर्टेंट है, आप ही के यहाँ का होगा तो आप जानते होंगे, मुझे तो नहीं पता। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम, इसने जो है भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के सीजन के लिए UNDP इंडिया के तहत इसको MOU हस्ताक्षर किए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का सृजन के लिए UNDP इंडिया जो है, UNDP जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका इंडिया वाला जो शाखा है उसके साथ एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो पुणे का PCMC जो है वो नगर निगम यानी कि पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम। नाबार्ड के बारे में जानते हैं हम लोग। नाबार्ड का इंपॉर्टेंट है, स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड का स्थापना हुई थी। कार्य क्या था कि कृषि ऋण संबंधित RBI के कार्य करना है, और ARDC यानी कि एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का पुनर्फाइनेंस संबंधी कार्य करना। पुनर्फाइनेंस क्या होता है? पुनर्फाइनेंस ये होता है कि आप समझो, मान लीजिए आपने ऋण ले लिया, कर्ज ले लिया, आपने ऋण लिया, कर्ज लिया और आप चुकता करने में असमर्थ हो गए, तो चुकता कैसे करेंगे? फिर उसके लिए कुछ नया कर्ज लिया, ठीक है, उसको इस कर्ज को पूरा करें, उसी को बोलते हैं पुनर्फाइनेंस, पुनर्वित्त, उसको पुनर्फाइनेंस। ये एक तरह से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही है। तो इसका कार्य क्या था कि कृषि ऋण से संबंधित RBI के जो कार्य कौन करेगा? वो करेगा नाबार्ड। किस समिति की सिफारिश पे स्थापित हुई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पे 1982 में इसका स्थापना हुआ था। ARDC के पुनर्फाइनेंस संबंधी कार्य जो है ये करता है। मंत्रालय कौन है? वित्त मंत्रालय इसके द्वारा प्रशासित होता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। स्वामित्व क्या है? पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसका विजन यह है कि ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में कार्य करना, ठीक है। तो नाबार्ड के कार्य क्या है? ऋण संबंधी कार्य समझो, तो ग्रामीण सेक्टर में जो ऋण देने वाली संस्थाएं उसको रिफाइनेंस करता है, ठीक है। रिफाइनेंस भी बताया मैंने, रिफाइनेंस क्या होता है, ठीक। अच्छा, कृषि, लघु उद्योग और कुटीर ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के लिए जो ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है। इसमें जो सहकारी समितियां हैं, किसान उत्पादक संगठन है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, पैक्स हैं यानी प्राइमरी जो कृषि ऋण समितियां हैं, और इस तरह संस्थान उसको ऋण कौन उपलब्ध कराता है? तो नाबार्ड ही कराएगा। कुछ गैर ऋण कार्य करता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रीय रूरल जो ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है, रीजनल ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है, और उसका जो वित्तीय समावेशन है उसके प्रयासों को समर्थन करता है। और कुछ चीज़ ये देखिए कि आजीविका के अवसरों और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने पे जोर देता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण नवाचार का समर्थन भी करता है ये, ठीक है। तो नाबार्ड के ने कुछ पहले शुरू की हैं। नाबार्ड ने कुछ इंपॉर्टेंट पहल शुरू की, और ये UPPCS ने पूछे हुए सवाल है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। नाबार्ड के द्वारा कुछ पहल की गई थी, प्रोत्साहन और विकास, यानी देश की जो है ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, कब स्थापना हुई थी? 1995 से 96 के बीच में,
ठीक है, 1995-96 के बीच में हुई थी स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सबसे ज़्यादा रूरल में इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, डेवलपमेंट का फंड की उसी के लिए स्थापित हुई थी। 5 लाख करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए थे। और रेडिफ जो है, रेडिफ को, RIDF को नाबार्ड के तहत इसको सृजित किया गया। ठीक है, अब यहाँ आता है वाटर शेड विकास निधि और जनजातीय विकास निधि आजीविका के लिए प्रयास किए गए हैं। वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए वेस्टलैंड डेवलपमेंट वाडी मॉडल, यह जनजातीय जनसंख्या की आजीविका के लिए किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो ये सवाल आपको पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जल संभर परियोजना के लिए ये 1991 में, 1991 में, ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ बोल रहा है वाटर शेड विकास निधि, उसके लिए निधि और जनजातीय विकास निधि आजीविका के लिए अनेक प्रयास किसने किए हैं? नाबार्ड ने किए हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि वाडी मॉडल यानी वेस्टलैंड डेवलपमेंट वाडी मॉडल, यह क्या करता है? जनजातीय जनसंख्या की आजीविका के लिए किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है वाडी मॉडल। ठीक है, इसको आप लोग अपने क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसमें? एग्जाम्पल के तौर पर, केस स्टडी के तौर पर लिख सकते हैं। कहाँ पे? मेंस के आंसर राइटिंग में। पुनर्वित्तीय मतलब कि 42 वर्षों में नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का रीफाइनेंस किया। मतलब कि जो है मौजूदा जो ऋण लिया गया है उसको चुकाने के लिए नया ऋण लेना, उसी को बोलते हैं पुनर्वित्त। और ऐसा काम करने के लिए जो है नाबार्ड है, और नाबार्ड ने जो है लगभग 42 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए का रीफाइनेंस प्रदान किया है। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। ग्रामीण वित्तीय संस्थान जो है उनको मजबूत बनाना, और नाबार्ड जो है वो ग्रामीण वित्त सहकारी बैंकों को, ठीक है, रीजनल रूरल बैंकों का निरीक्षण करता है, सुपरवाइज करता है। ये ध्यान देना इस बात को, सुपरवाइज करता है, रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है, सुपर मतलब वो होता है ना कि नियंत्रित नहीं करता है, सुपरवाइज करता है, निरीक्षण करता है बस। ठीक है, शब्द को ध्यान देना, किसको? नाबार्ड जो है ग्रामीण सहकारी बैंकों को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करता है, सुपरवाइज करता है। शब्द पे ध्यान देना आप लोग। अब आता है लास्ट वाला आर्टिकल हम लोगों का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, ICAR। तो नई दिल्ली में अनुसंधान सम्मेलन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही कि इसका थीम समझो आप। अनुसंधान सम्मेलन स्थापित हुआ था, मतलब संचालन किया गया था, थोड़ा सा शब्द में गलती बोल दिया, आयोजन किया गया। ठीक है, तो इस सम्मेलन का आयोजन जो है ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म ने किया था। ठीक है, जेंडर, ये दोनों लोगों ने मिलकर किया था। थीम क्या थी? कि अनुसंधान से प्रभाव तक न्याय संगत और अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर। ठीक है, अनुसंधान से प्रभाव तक। तो जो ICAR है ये क्या है? एक स्वायत्त संगठन है, एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनॉमस बॉडी है। किसके अंतर्गत? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। इसे 1929 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के आधार पर स्थापित किया गया था। ठीक, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के आधार पर 1929 में आज़ादी के पहले इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अभी इसको जो है सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। कार्य क्या है? कंपनी के रूप में नहीं, सोसाइटी के रूप में। कार्य क्या है? पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित जो कृषि क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट है, शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय है, मार्गदर्शन है, प्रबंधन है, इसके लिए क्या है? एक सर्वोच्च निकाय है। ये सर्वोच्च निकाय यही है ICAR। ठीक है, और क्या है? दुनिया भर में जो फैले 113 ICAR संस्थान है, 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं। इसके साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणाली है, तो ध्यान नहीं देना है। तो बेहतर और अनुकूल जो कृषि खाद्य प्रणाली है उसके लिए इसकी भूमिका क्या है? कि कई सारी जो है इसने जो है ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च ने नई नई किस्मों को विकसित करके हरित क्रांति लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो सवाल UPPCS में आप समझना, कई बार ये सवाल पूछा कि धान बीज की जो किस्में थी और नाम देके पूछ दिया मैच करने के लिए कि निम्न में से किस फसलों की ये बीजें हैं। तो UPPCS ने पूछा, BPSC ने पूछा। स्टेट PCS का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है बीज का नाम। तो जो आपको ध्यान देना इसमें कि जो कुछ बीज और धान के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे धान की किस्मों, जैसे कि जया हो गया, स्वर्णा हो गया, पूषा बासमती हो गया, ये क्या है? ये धान की किस्में हैं। और किसको विकसित किया इसने? ICAR ने किया। जया, स्वर्णा, पूषा, बासमती, ये किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। जया क्या है? भारत की जारी की गई पहली संकर किस्म है धान की। और पूषा बासमती विश्व की धान की किस्मों में सबसे लंबा दाना इसी का निकलता है, चावल का दाना इसका काफ़ी लंबा होता है, बासमती वाला। आप जानते होंगे इसमें बड़ा सुगंधित भी होता है। जया, स्वर्णा, पूषा, बासमती 11-21। ठीक है, गेहूँ की कुछ कीमतें हैं, किस्में हैं, जैसे कि HD 2967, ठीक है, और DBW 167, HD 3686 ऐसे करके हैं।
फसल की किस्में कुछ हैं, जैसे कि फलों की किस्में, जैसे कि आम्रपाली हो गया, भगवा अनार हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है, फलों की किस्में आम्रपाली और भगवा अनार। तो ये सारे किसने विकसित किए हैं? ICAR ने किए हैं। ठीक। बीज कार्यक्रम भी सरकार ने ICAR ने चालू किया, जैसे कि बीज कार्यक्रम ICAR ने बीजों को सेफ्टी डुप्लीकेट के रूप में सुरक्षित रखने के लिए स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में जमा किया। जीनोमिक्स राष्ट्रीय नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है ये। ठीक। अब इस जलवायु स्मार्ट कृषि में योगदान भी दे रहा है, जैव प्रौद्योगिकी का समाधान भी है। बायो फर्टिलाइज फसलों में सोलापुर लाल, मूंगफली गिरनार, पूसा डबल, जीरो मस्टर्ड, इन सारे जो है ये क्या है कि ये गुणवत्ता वाले जो हैं ये मतलब ये जीरो मस्टर्ड 31 जो क्या है कैनोला गुणवत्ता वाली सरसों की पहली भारतीय किस्म है, पूसा डबल। ठीक है। तो ये सारे जो हैं कि मतलब जैव प्रौद्योगिकी का समाधान भी कर रही है ICAR। ठीक। कृषि के अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ है, देखो ये वाला, ये न्यूज में था और ये पूछ सकता है, पूसा डिकम्पोजर क्या है। तो जो पराली आप जलाते हैं ना, उससे निपटने के लिए ICAR ने पराली की समस्या से निपटने के लिए जो है एक ऐसा घोल तैयार किया। ठीक है। पूसा डिकम्पोजर जो क्या करता था, पराली को 10 से 15 दिनों में गला देता था खेत में ही। तो वो क्या होता था, एक वो खाद के रूप में उसका इस्तेमाल हो जाता था। ठीक है। ICAR ने ही दुनिया की जो पहली क्लोन भैंस का विकसित किया, ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया की पहली क्लोन भैंस ICAR के सहयोग से भारत ने विकसित किया। ठीक है। भारत ने दुनिया की पहली क्लोन भैंस किस देश ने किया? तो भारत ने किया है। और साथ ही भारत ने विश्व में पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से भैंस के बच्चों का भी जन्म कराया, जिसका नाम प्रथम रखा है। प्रथम किसका रखा है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से भैंस के बच्चे का जन्म कराया, जिसका नाम प्रथम है। और क्लोन भैंस दुनिया के सबसे पहले भारत ने ही इसको विकसित किया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन द एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। इसे 1971 में स्थापित किया गया था। ये क्या करते हैं, जो दानदाता हैं उनकी एक रणनीतिक साझेदारी है। ये 15 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों का समर्थन करते हैं। वैश्विक अनुसंधान साझेदारी है। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करना। ठीक। अब ये 5 क्षेत्र में जिसका इसका प्रभाव है, जैसे कि पोषण, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, आजीविका, लैंगिक समानता, युवा सामाजिक समावेशन, जलवायु अनुकूलन समन और पर्यावरण की स्थिति और जैव विविधता। तो ये इसके प्रभाव क्षेत्र हैं। ये वाले जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का आपका जो पूरा सेक्शन था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया 1 घंटे की क्लास में। ठीक है। तो बस अब 1 यूनिट बचा हुआ है और 3 आर्टिकल जो और बचे हुए हैं। तो कल की क्लास आपकी इकोनॉमिक्स वाली मैगजीन की लास्ट क्लास होगी, यानी हम लोग कल में जो है PT 365 के इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करके रख देंगे। अब हम लोग जो है इन्वायरमेंट शुरू करेंगे। ठीक है। तो आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।